मैंने बहुत किस्से सुने हैं लाहौर के, कराची के, हर जगह के मुल्तान के हमारे लोग जब वहां गए हैं तो बहुत प्यार मिला है, रियली बहुत प्यार मिला है। और हम इंसान से हमेशा प्यार करता ही है भाई। ये तो पता नहीं राजनीति। मैं अगर एक्टर नहीं होता तो एक्टर होता। जिसके माँ बाप करोड़पति नहीं हो और जिसके पिताजी या माँ या कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है और जिसका कोई लॉन्च करने वाला नहीं है गॉडफादर, तो उसकी राह तो मतलब कांच के टुकड़ों पर चलने वाली होती है, अंगारों पर चलने वाली होती है। उसमें कोई जार साहब के 4 नाटक ये है लिखे हुए, तो हमारे कई बार बना दौरा और वो भी सियासी कुछ चक्कर के कारण हमारा कैंसिल होता गया कर दिए, जो कि बड़े क्लासिकल नाटक थे। तो बस वही दिशा निर्देश मिला और कुदरती उन दिनों टीवी पर ये मछली बाजार नहीं था टीवी में उस वक्त डीडी वन गया कहां। अभी कोरोना ने आपको समझा दिया है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, ये कपड़े कितने इंपॉर्टेंट हैं, कारें कितनी इंपॉर्टेंट है। आप तक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या कर्म किए हैं आप। क्योंकि मैं भी दूरदर्शी था, मुझे भी लगा कि मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता। सुबह से शाम बंद करके मैं वही डेली जीते जीते मरना, मरते मरते जीना। हालांकि हमारे छोटे छोटे चुटकुलों का टिकटॉक, आजकल टिकटॉक का जमाना होगा, उनको जल्दी जल्दी छोटे छोटे में सब कुछ चाहिए। कोई भी ठहराव के साथ आराम से भागती दौड़ती जिंदगी में आराम से बैठ करके सोच के साहित्य पढ़ने वाला कोई गुलजार जैसे लोग अगर लिखने में ही कंजूसी करेगा, अभी तो बनेगा प्रोजेक्ट तब देखी जाएगी। अरे हेलीकॉप्टर से लैंडिंग है तो हेलीकॉप्टर लिखो भाई, बेशक बाद में बैलगाड़ी से काम चलाना पड़े, लेकिन लिखने में तो कंजूसी ना कीजिए। भुवन भैया, क्या हम तुम्हारे साथ खेल सके थे? क्या कहते हैं आप लोग? एक मौका देके तो फायदे में रहेगा। यहाँ तो बातें ही बड़ी होती हैं, फायदा तो कुछ नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। मेरा तो गाँव अस्सलाम वालेकुम, प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम, जी हैं। आप देख रहे हैं AHM TV और हम आपकी मुलाकात दुनिया के नाम और सितारों के साथ करवाते रहते हैं। और कोई भी अदाकार एक दिन में नहीं बन जाता, बल्कि उसके पीछे उसके कई सालों की रियाजत होती है। जैसे वो एक शेर मुझे याद आ गया कि ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, ये नहीं देखते कितनी रियाजत है किसकी, लोग आसान समझ लेते हैं आसानी को। कोई भी शख्स किसी मुकाम पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, बल्कि उसकी बड़ी जद्दोजहद, बड़ी मेहनत, बड़ी स्ट्रगल होती है, जिसके बाद वो कोई मुकाम हासिल करता है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उन्होंने भी बड़ी मेहनत की, बड़ी जद्दोजहद के बाद इंडस्ट्री में अपना मुकाम बनाया। आपने इनके बहुत सारे मिजाहिया किरदार, विलन के किरदार बॉलीवुड की फ़िल्मों में देखे होंगे, बहुत सारी पंजाबी फिल्में भी कर चुके हैं। और ये ऐसे अदाकार हैं जिनके किरदार लोगों को आज भी याद हैं, क्योंकि कुछ, जैसे मैं हर प्रोग्राम में बात करता हूँ कि कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो अमर हो जाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, जिन्होंने माँ, चंबेली, लगान, गंगा जल समेत बहुत सारी सुपरहिट फिल्मों में काम किया, यशपाल शर्मा साहब। सबसे पहले तो मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया, हमें कीमती टाइम दिया और हमारे मेहमान बने। ये यकीनन मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि आपने हमें ज्वाइन किया। शुक्रिया इरफान भाई, थैंक यू सो मच। और मुझे भी आपकी आवाज के साथ साथ चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही है पीछे, जो कि बड़ी ही सुहानी लग रही है, मजेदार लग रही है। थैंक यू सो मच। आप खुद फरमाते हैं कि जहाँ पे आपने परवरिश पाई, आपके माहौल में
इर्द गिर्द दर्जा चहारम के चपड़ासी आबाद थे, और इंसान जिस माहौल में रहता है उस तरह की सोच परवान चढ़ती है। लेकिन आपने नौकरी करने की बजाय किस तरह से अदाकारी का सोचा, किस तरह अपने सफ़र का आगाज़ किया, ये ख्याल कैसे आया? भाई देखिए, शायद मैं भी उसी दिशा में चला गया होता, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद और जो उस वक्त जरूरतें थी, उन जरूरतों के मद्देनजर 99% लोग उसी दिशा में चले जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनकी फर्स्ट अभी की क्या जरूरत होती है? पेट पालना, परिवार पालना, परिवार की हेल्प करना, और सबसे पहला कर्तव्य यही होता है। तो मैंने भी वो किया, लेकिन मैं साइड बाय साइड अपना जुनून जो मैं भूला नहीं, तो मैं उसको बरकरार रखा। और थोड़े टाइम के बाद बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ऐसे व्यक्ति मिल गए, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के पास आउट, जो कि नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी वगैरह जहां से पास आउट हैं, उनके स्कूल का एक मेरा सीनियर मिल गया जो मेरे टीचर बने, डायरेक्टर बने, जहां पर मैंने किंग इडिपस और मोलियर के कंजूस जैसे माइजर और सोफोक्लिस का किंग इडिपस जैसे नाटक किए मैंने। और शुरुआत में ही बहुत ही अच्छे मणि मधुकर का रस गंधर्व जैसे नाटक, विजय तेंदुलकर के नाटक पंछी ऐसे आते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाटक ऐसे कर दिए जो कि बड़े क्लासिकल नाटक थे। तो बस वही दिशा निर्देश मिला, और कुदरती उन दिनों टीवी पर ये मछली बाजार नहीं था टीवी में उस वक्त DD1 था, और बिल्कुल 1-2 चैनल थे, मेट्रो DD, और उस पर तमस, भीष्म साहनी का तमस आता था, कथा सागर आता था जिसमें श्याम बेनेगल की कहानियां आती थी, मालगुड़ी डेज आता था जो कि शंकर का कमाल का सीरियल था, और नुक्कड़ आता था। तो ऐसे सीरियल आते थे भारत एक खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, श्याम बेनेगल का। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा असर डाला, और मुझे लगा कि ये जो देवानंद, धर्मेंद्र और जितेंद्र कर रहे हैं, यही सिर्फ एक्टिंग नहीं है, एक्टिंग कुछ अलग भी है। तो बस वहां से इम्पैक्ट पड़ा मुझे। आप अपना नाम पैदा करने के लिए दिल्ली, चंडीगढ़, बम्बई में गए और बड़ी स्ट्रगल की, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। तो कभी आप हालात से दिल बर्दाश्त नहीं हुए? जाते ही तो मुकाम नहीं मिल जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आगाज में तो वैसे ही बड़ी मुश्किल होती है। जिसके माँ बाप करोड़पति नहीं हो, और जिसके पिताजी या माँ या कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है, और जिसका कोई लॉन्च करने वाला नहीं है, गॉडफादर, तो उसकी राह तो मतलब कांच के टुकड़ों पर चलने वाली होती है, अंगारों पर चलने वाली होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन उस पर चलने के बाद अगर कुछ बन पाते हैं, बन जाते हैं, तो मजा उसका दुगना हो जाता है, क्योंकि आप छाती ठोक के प्राउड के साथ कह सकते हैं कि यस, आई मेड माई सेल्फ, नोबडी एल्स। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु हेल्प मी, मतलब साथ रहे सफर में, थोड़ा पुश किया, किसी ने ये किया, लेकिन अल्टीमेटली नकारात्मक चीजों से ज्यादा जूझना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा, और इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। पहले मैंने तकरीबन 8-10 साल हरियाणा में, जहां मैं पैदा हुआ, हिसार में, वहां थिएटर किया। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ में 1 साल, 2 साल का MA था, लेकिन 1 साल किया ड्रामा से। उसके बाद 3 साल दिल्ली में एडमिशन हो गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, जो कि मैं 4 साल से ट्राई कर रहा था। वहां पूरे एशिया से 20 लोगों का होता है वहां, तो वहां हुआ मेरा। और उसमें 3 साल एक्टिंग का कोर्स करने के बाद और दुनिया भर के डायरेक्टरों के साथ काम करने के बाद, एमिनेंट डायरेक्टर ऑफ द वर्ल्ड काम करने के बाद, फिर 2 साल मैंने NSD रिपेट्री किया दिल्ली में ही। वहां मुझे A ग्रेड आर्टिस्ट का दर्जा मिल चुका था, लेकिन मैंने मिल चुका था, मतलब अगले साल, तीसरे साल मिल जाता अगर मैं रुकता तो, क्योंकि आई वॉज डूइंग द मैक्सिमम लीड रोल इन माई प्लेज। लेकिन मैंने तय किया कि
मुझे थिएटर करना था, चिल्ड्रन थिएटर करना था गांव गांव जाकर के स्कूलों में। लेकिन रिपेट्री में मुझे अचानक एहसास हुआ कि मैं थोड़ा ठीक ठाक एक्टर हूं, तो और अखबारों में भी ऐसा कुछ आया, दोस्तों से भी इतना रिस्पॉन्स इतना अच्छा मिला ना हॉल में हमेशा, तो मुझे लगा कि एक्टिंग कर लेता हूं यार, क्योंकि अंदर ऐसा ना हो जिंदगी में कभी फिर पछताना पड़े कि तुमने ये क्यों नहीं किया। तो फिर मैंने चिल्ड्रन थिएटर का आइडिया छोड़ करके एक्टिंग का चुना। और लेकिन फिर मुझे लगा अचानक कि अगर एक्टिंग ही करनी है तो फिर 200 के हॉल के अंदर क्यों, 200 करोड़ के सामने क्यों ना की जाए। सोच बड़ी रखी, मुंबई आ गया। बंदा सोच बड़ी रखता है तो सोच बड़ी रखना भी एक बड़ा काम है। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम हम सपनों में तो कंजूसी ना करें। सोच बड़ी रखनी चाहिए। एक राइटर जो है, लेखक जो है, लेखक अगर लिखने में ही कंजूसी करेगा, अभी तो बनेगा प्रोजेक्ट तब देखी जाएगी। अरे हेलीकॉप्टर से लैंडिंग है तो हेलीकॉप्टर लिखो भाई, बेशक बाद में बैलगाड़ी से काम चलाना पड़े, लेकिन लिखने में तो कंजूसी ना कीजिए। मैंने ये देखा है कि हमारे नौजवानों में बड़ा टैलेंट होता है, लेकिन वो सोचते उस तरह से नहीं है। सोच बहुत छोटी रखते हैं, वो सोच छोटी रखते हैं तो बड़ा कुछ कर भी नहीं पाते। हालांकि उनमें क्वालिटीज़, एबिलिटीज़, टैलेंट इस तरह होता है कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब सोच छोटी हो तो फिर बड़ा करना भी मुश्किल एक्चुअली आजकल की जनरेशन जो है ना, उन्हें शॉर्टकट चाहिए। शॉर्टकट चाहिए। बिल्कुल देख लीजिए फेसबुक में भी वो छोटे छोटे वीडियो जो आते हैं उनका भरमार हो गया है, व्हाट्सएप में भी छोटे छोटे चुटकुलों का, टिकटॉक, आजकल टिकटॉक का जमाना होगा, उनको जल्दी जल्दी छोटे छोटे में सब कुछ चाहिए। कोई भी ठहराव के साथ आराम से भागती दौड़ती जिंदगी में आराम से बैठ करके सोच के साहित्य पढ़ने वाला, कोई गुलजार जैसे लोग, कोई श्याम बेनेगल, सत्यजीत रे जैसे लोग बहुत कम बचे हैं जो पढ़ाई को तरजीह देते हैं और लिटरेचर को, शायरी को, अच्छे संगीत को तरजीह देते हैं। आजकल संगीत भी सुना नहीं जाता, देखा जाता है। बिल्कुल सही बात है। यशपाल शर्मा साहब, आपका शुमार बॉलीवुड के कामयाब विलन्स में होता है। गंगाजल में भी जो आपने विलन का किरदार किया उसको नेशनल अवार्ड में मिला। क्या आपको कभी हीरो का कैरेक्टर करने का भी मौका मिला है? नहीं, नेशनल अवार्ड नहीं मिला, लेकिन मेरे ऑलमोस्ट सारे अवार्ड्स में नॉमिनेशन हुआ था मेरा, ऑलमोस्ट सारे। बट सारे अवार्ड उस वक्त मेरे गंगाजल ने नहीं, इरफान खान ने जीते थे हासिल फिल्म के लिए। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि आई वाज कंपिटिटर ऑफ इरफान खान, एंड टुडे आई सैल्यूट हिम। ही इज नॉट देयर इन दिस वर्ल्ड, बट आई थिंक ही इज लिसनिंग। ही इज माय फेवरेट एक्टर। जी बिल्कुल जिंदा रहेंगे, इरफान खान तो हमेशा जिंदा रहेंगे। आपने काश्तकारी की, सुनार का काम भी किया, शोबा तदरीस से भी मुंसलिक रहे। अगर आज आप एक कामयाब अदाकार ना होते तो क्या होते? हाँ, मैं आपको एक बार पिछला आधा सवाल रह गया था कि हीरो के रोल, तो हीरो के रोल तो मैंने किए हैं, लेकिन वो हीरो अलग हैं। जैसे एक नोबेल प्राइज विनर जॉन बेकेट हैं, जॉन ये अमेरिका के, जिन्होंने ऑफ माइस एंड मैन लिखा है। माइस एंड मैन 1920 में ऐसी ही एक महामारी आई थी, उसके बाद लिखा हुआ नोबेल प्राइज मिला था। के ऊपर बेस्ड एक फिल्म बनी है मूसो, उसमें लीड रोल किया है। मिस्टर पान वाला एक फिल्म है जिसमें लीड रोल किया है। अभी मैं अपनी फिल्म डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ और एक्ट भी कर रहा हूँ, उसमें भी लीड रोल कर रहा हूँ। और दास कैपिटल एक फिल्म है जिसको मैं लीड रोल किया है। तो अजीब तरीके से मैं उन लीड रोल को भी हीरो मानता हूं। जी, दास कैपिटल इसमें भी है, मैक्स प्लेयर पे भी है इस वक्त, अगर आप देख, सिनेमा प्रेन्योर पे भी है। अभी आपने जिक्र किया अपनी फिल्म के हवाले से, उसके बारे में कुछ बताइए। उसकी स्टोरी क्या है जो आप अपनी फिल्म कर रहे हैं?
मैं जो फिल्म कर रहा हूं पिछले तकरीबन 5.5 साल से उस पर काम कर रहा था। फरवरी 2016 से मैं लगा हुआ था और बहुत रिसर्च करनी पड़ी बिकॉज इट्स ए हिस्टोरिक पीरियड ड्रामा है, एक बायोपिक है। और बायोपिक भी किसी नेता की नहीं, अभिनेता की नहीं, बायोपिक भी एक एक्टर की, फोक एक्टर की, जो देसी लोकल जगहों पे हरियाणा में एक छोटे से गांव से निकला हुआ और जिसको कबीरदास की उपाधि मिली है, शेक्सपियर की उपाधि मिली है, जिसको गंधर्व पुरुष की, भविष्यवक्ता की, सूर्य कवि की उपाधि मिली है। आज से 100 साल पहले 1903 में पैदा हुए थे, 1945 में मर गए थे। उस पीरियड का एक फिल्म है जिसमें कमाल की 2 पार्ट में मैं बना रहा हूं। पंडित लक्ष्मी चंद, दादा लक्ष्मी के नाम से बोलते थे, तो उस फिल्म का नाम है दादा लक्ष्मी, द म्यूजिकल जर्नी ऑफ पंडित लक्ष्मी चंद। तो ये जर्नी है उसकी। पार्ट 1 में फर्स्ट हाफ जो है वो एक बच्चे के ऊपर है पूरा, जो मेरा रोल कर रहा है, छोटा जो 10-12 साल का बच्चा है। और जो यंग, उसके बाद जो है एक यंग लड़का है 22 साल का, जो उसका मेरा ही यंग प्ले कर रहा है। फिर पार्ट 2 में मैं पूरा फिल्म में थ्रू आउट रहूंगा और उसमें करूंगा। अभी इसमें थोड़ा सा हूं, फिर मैं जहां फ्लैशबैक शुरू होता है वहां से मेरा नहीं है, तो बिगिनिंग का 20 मिनट मेरा है, मैं हूं फिल्म के अंदर, और उसके बाद कहानी ऐसे चलती है। और पार्ट 2 अभी बनना है। ये फिल्म रेडी है, बाकायदा मैं कांस में भेज चुका हूं, बुसान में भेज चुका हूं, लोकार्नो भेज चुका हूं, जर्मनी में भेज चुका हूं, और ये कई जगहों पर मैं इसको, न्यूयॉर्क में और बहुत सारे इटली के फेस्टिवल हैं और कई फेस्टिवल में भेज चुका हूं मैं, तकरीबन 22 फेस्टिवल में, नेशनल अवार्ड में भी भेज चुका हूं। तो बहुत उम्मीद है क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जिसका भी रिस्पॉन्स जिन्होंने भी देखा है बहुत अच्छा आया है। पाकिस्तान वाले भी देखेंगे और आपको बिल्कुल इंशाल्लाह 100%। मेरा सवाल था कि आपने काश्तकारी की, सुनार का काम किया, बच्चों को भी पढ़ाया। अगर आप आज एक कामयाब अदाकार ना होते तो क्या होते? मैं अगर एक्टर नहीं होता तो एक्टर होता। ऐसा नहीं है, अंदर जो कीड़ा होता है ना, जो खुरक होती है अंदर आपके, वो कहीं भी टिकने नहीं देती। अगर आपका जुनून है, अगर आग है आपके अंदर, तो वो कहीं भी कुछ भी कर लो, वो आपको जीने नहीं देगी। वो कीड़ा वो कुलबुलाता रहेगा। मैंने कई आर्मी के लोग आते हुए देखे हैं, मैंने कई बैंकों की नौकरी छोड़ के आते हुए देखे हैं, मैंने बिजनेसमैन देखे हैं, बहुत लोग देखे हैं जो ये एक्टिंग का जो कीड़ा है ना, ये कुलबुलाता है जब, तो आप बाकी कहीं मन लगता नहीं है आप। क्योंकि मैं भी दूरदर्शी था, मुझे भी लगा कि मैं 9 से 5 की नौकरी नहीं कर सकता, सुबह से शाम बंद करके मैं वही डेली जीते जीते मरना, मरते मरते जीना। हालांकि हमारे पिताजी ने वही किया है, बड़े भैया ने वही किया है, लेकिन वो जिम्मेवार व्यक्ति कर सकते हैं, क्योंकि मैं शायद इतना जिम्मेवार नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा था कि इतने से पैसे से काम नहीं चलेगा शायद, या इस तरीके से हमारा जीपी फंड और उसको जी करके हम कितना जिंदगी बिता लेंगे। तो मुझे लगा कि आर या पार देखी जाएगी, क्योंकि मैं पैसे के लिए नहीं आया इस फील्ड के अंदर। पैसा जरूरी है, लेकिन उतना ही जितना किसी से मांगना ना पड़े, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए किसी से मांगना ना पड़े, उतना काफी है। मुझे कोई शाहरुख खान की तरह आइलैंड नहीं खरीदने हैं, या कोई बहुत पैसा नहीं कमाना इतना कि मैं जो मरने के बाद सोचूं करे क्या गया कहाँ। अभी कोरोना ने आपको समझा दिया है कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, ये कपड़े कितने इंपॉर्टेंट हैं, कारें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। आपका कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने क्या कर्म किए हैं। बिल्कुल ऐसे ही सारी इंसानियत को, पूरी दुनिया को एक लेसन दे दिया कोरोना ने। बिल्कुल। आपकी एक सोच थी शर्मा भाई, क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, उस पर आपने काफ़ी अमल भी किया। मैं ये पूछना चाहूँगा, उसका आपको फ़ायदा हुआ या नुकसान? देखिए, मेरी सेटिस्फेक्शन में तो बहुत फायदा हुआ है, पैसे में थोड़ा नुकसान हुआ होगा, लेकिन आई डोंट केयर, क्योंकि क्वांटिटी करके बहुत कोई फायदा नहीं है। मैं अगर मान लो 100-125 फिल्में भी की होंगी, तो मैं उसमें सारी फिल्में नहीं मानता हूं।
मैं कुछ फिल्में मानता हूं कि नहीं वो किचन के लिए है, हाँ ये मेरी सेटिस्फेक्शन के लिए है। जैसे अब मैं कुछ सालों से तो बिल्कुल क्लियर हूं कि मुझे कौन से काम करने हैं। आपको बता दूं, ये जो दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई है, ये एक फिल्म के लिए मैं एक रोल के लिए गेटअप तैयार कर रहा हूं। शिपकली नाम है फिल्म का, और लीड रोल है, 2 ही कैरेक्टर है उस फिल्म के अंदर। तो ऐसे ऐसे रोल, बेशक पैसा कम मिले लेकिन सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि थिएटर हमने किया है। मतलब ऐसी मूवी जिसमें लोगों के लिए भी कोई पैगाम हो। बिल्कुल, वो तो हर फिल्म में होना चाहिए। बेशक फिल्म पूरा हंसाती हो, थ्रू आउट हंसाती हो, तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होता है। आपने टेलीस्कोप पर भी बहुत काम किया, हालांकि उसमें भी बहुत सारी शोहरत मिल सकती थी, लेकिन फिल्म का शोबा ही आपने अपने लिए मौजू क्यों जाना, इसकी क्या वजह है? नहीं देखिए, टेलीविजन की उम्र कम है। टेलीविजन डेली सोप डेली मर जाता है मेरे ख्याल से, और उसकी कोई अहमियत नहीं रहती है उसके बाद। हालांकि मैंने जो एक नीली छतरी वाले किया था, वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट वर्क मैं बोलता हूं। वो 1 घंटे की कहानी होती थी हर एपिसोड, और 1 घंटे की फिल्म होती थी एक प्रकार से, तो इसलिए बड़ा मजा आता था उसमें। कैरेक्टर एक ही था, लेकिन उसने उसने मुझे बहुत बहुत सिखाया, एक नेचुरलिटी सिखाई कि स्क्रीन के ऊपर कितना नेचुरल हो सकता है इंसान। तो टेलीविजन ने क्या है, टेलीविजन में मैं सिक्योर होकर के, डेली सोप में सिक्योर होकर के, मैं लेथार्जिक और सुस्त नहीं होना चाहता था। सुस्त मतलब शारीरिक रूप से नहीं, क्रिएटिव कामों के लिए सुस्त, फिल्मों के लिए सुस्त नहीं होना चाहता, थिएटर के लिए सुस्त नहीं होना चाहता था। क्योंकि डेली सोप में क्या है, महीने में आप 25 दिन काम करोगे, 30 दिन 28 दिन काम करोगे, तो फिर आप बाकी सोचोगे ही क्या? ना परिवार का, ना दोस्तों का, ना अखबार का, ना टीवी का, ना कुछ देख सकते, ना एंजॉय कर सकते। हम कमाते कमाते ही मर जाएंगे, कमाते कमाते ही मर जाएंगे, तो लाइफ को एंजॉय कब करेंगे? आपने बहुत सारे मज़ाहिया किरदार भी किए, कामयाब विलन भी माने जाते हैं। खुद आप किस किरदार को एंजॉय करते हैं या पसंद करते हैं अपने लिए? मैं अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे रोल में कंफर्ट महसूस करता हूं, चाहे कुछ भी हो। जैसे गिरीश कर्नाड का तुगलक मैंने किया, तुगलक का रोल किया मैंने। एंड मैं बता दूं आप सबकी जानकारी के लिए कि 4 करोड़ का बजट था, थिएटर प्रोडक्शन था, और फिरोज शाह तुगलक का जो एक्चुअल किला था, एक्चुअल किला फिरोज शाह तुगलक का, उस किले के अंदर सेट लगाया गया था, और एक्चुअल किला और कुछ बना करके मिक्स एक तैयार किया था। 11 स्टेजेस थे, 120 माइक थे, फुट माइक थे, और 3,500-4 हजार की पब्लिक ओपन में बैठती थी, और वो तुगलक का रोल मैंने किया। एंड आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट वर्क इन एक्टिंग, आई कैन से इट। थिएटर में सेटिस्फेक्शन मिलती है, फिल्मों में मिलती है, तो मैं टेलीविजन क्यों करूं? आप मुसलसल थिएटर में भी काम कर रहे हैं और फिल्मों में भी काम कर रहे हैं, आज पता चला कि फिल्म बना भी रहे हैं, तो ये सब मैनेज कैसे करते हैं? नहीं देखिए, यह आपको गलतफहमी है कि मैं एक साथ इतने सारे काम करता हूं। मैं एक वक्त पे एक ही काम करता हूं। अगर मैं एक नाटक कर रहा हूं तो 4 महीने मैं लाइफ के सारे काम छोड़ दूंगा, मोबाइल छोड़ दूंगा, परिवार को थोड़ा सा दूर रखूंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। अगर मैं एक नाटक कर रहा हूं तो 4 महीने मुझे सिर्फ कंसंट्रेट उस पर करना है, कोई फिल्म नहीं, कोई शूटिंग नहीं, कुछ नहीं। और अगर मैं कोई फिल्म कर रहा हूं, जैसे अभी एक फिल्म करने जा रहा हूं, लगान किया तो 5.5 महीने लगान किया सिर्फ। गंगा जल किया तो 3 महीने गंगा जल किया। अगर कोई ऐसी कोई भी अब तक 56 किया तो अब तक 56 किया। तो मतलब मैं उसके बीच में कोई और शूटिंग, कोई और चीज नहीं घुसेड़ता हूं। आप एक वक्त बिल्कुल। मैं अब देखो अगर मैं 4 महीने लगाकर एक नाटक तैयार कर चुका हूं, बल्कि इस वक्त मेरे 11 नाटक चल रहे हैं, तो एक नाटक अगर मैं तैयार कर चुका हूं, तो अब उसका रिपीट शो है, तो मुझे 2 ही दिन चाहिए सिर्फ रिहर्सल के लिए। 2 ही दिन चाहिए, क्योंकि मैं 4 महीने उसको पी चुका हूं, घूट करके पी चुका हूं। तो इसलिए
उसमें टाइम नहीं दिया मैंने ज्यादा। आपने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है या कर रहे हैं? जी, पंजाबी फिल्मों में मैंने काम किया है। मेरी पहली ही फिल्म थी गिप्पी ग्रेवाल के साथ, जट जेम्स बॉन्ड, और उसी में बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था और फिल्म भी सुपर डुपर हिट हुई थी। फिर दिलजीत दोसांझ, एक कमाल के एक्टर हैं दिलजीत जी, उनके साथ 2 फिल्में की। ये एक तो ये सरदार जी 2, और एक और फिल्म थी पंजाबी जो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिसमें दोनों में मैं मेन विलेन था उनके साथ नेगेटिव रोल में। हाँ जी। एक सवाल पूछना चाहूँगा कि जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री है वो इस वक्त अपने अरूज पे है। पहले बॉलीवुड का राज था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में भी बहुत सारी फिल्में देखी जाती थी, लेकिन आज पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने भी बहुत ग्रो किया है, पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में देखी जा रही है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री ने देखते देखते पिछले 15-20 सालों में बहुत ग्रो किया है, नो डाउट अबाउट इट। पंजाबी सिनेमा को जैसे चन्न परदेसी और उस वक्त मनमोहन सिंह जी जैसे लोग, जिनकी जो फिल्में ये आई थी, उन्होंने शुरुआत की थी, जो कि बहुत कमाल की फिल्मों से शुरुआत हुई थी, और जिन्होंने धीरे 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 करके क्रांति लाए हैं पंजाबी इंडस्ट्री में। और पंजाबी इंडस्ट्री जिस तरीके से ग्रो किया है, लेकिन बस उसकी एक ही बात मुझे अच्छी नहीं लगती है कि एक कोई कॉमेडी हिट होती है तो वैसे ही कॉमेडियां बननी शुरू हो जाती हैं भेड़ चाल से। तो एक कोई सीरियस फिल्म शुरू हिट होती है तो वैसे ही, एक बायोपिक हिट होती है तो वैसे ही, बस उसका थोड़ा सा ये है कि भेड़ चाल की बजाय अगर हम अपना आइडिया लें, क्योंकि मुझे ये पता है रीजनल फिल्मों के अंदर बहुत पावर है। एक छोटे से गांव में छोटे से एक व्यक्ति की कहानी या छोटे से एक मुद्दे की कहानी उठाएंगे तो पूरी दुनिया के अंदर वो यूनिवर्सल होगा। कि हाँ, तो ये हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ आतंकवाद ही कुछ मुद्दा है, सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ही मुद्दा है, सिर्फ औरतों के ऊपर जुल्म या रेप हो गया उसके ऊपर, या सस्पेंस मर्डर की थ्रिलर, इनसे ऊपर उठ करके अभी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। तो आम आदमी जैसे पैडमैन है, टॉयलेट प्रेम कथा है, सुई धागा है, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये आयुष्मान खुराना की जो फिल्में हैं बहुत बढ़िया, शुभ मंगल सावधान, ये जो चीजें हैं इन पर अभी दूसरी तरह जाना चाहिए कि हम आम लाइफ में हर आदमी को जो टच करे, जो उसको रिलेट करे। आपने पंजाबी फिल्में की, हिंदी फिल्में की, इसके अलावा आप और भी जुबानों में काम कर चुके हैं? सर, मुझे लगता है मैं इंडस्ट्री में पहला व्यक्ति होऊंगा ऐसा जिसने सबसे ज्यादा जुबानों में फिल्म की है। मैं आपको बता दूं, मैंने तमिल की है, तेलुगु की है, कन्नड़ की है, डोगरी की है, पंजाबी की है, हरियाणवी की है, और बुंदेली की है, गुजराती की है, उड़िया की है, बांग्ला की है, और भोजपुरी की है। ये सारी कर चुका हूं मैं। अभी ये शायद एक दो भूल भी गया हूँ। तो सबसे ज्यादा किस जुबान में मुश्किल पेश आई? हाँ, नहीं, मुश्किल तो तेलुगु और साउथ की फिल्मों में आती है, क्योंकि लैंग्वेज वहां की बहुत ही टेढ़ी है, हमारे लिए टेढ़ी है, तो उसको, लेकिन वो डबिंग कोई और करता है। बाकी फिल्म तो हम करते हैं। हाँ, डबिंग कोई और करता है, क्योंकि मैंने करके देखा, मैंने खुद ही मना किया कि नहीं, ये लग नहीं रहा है कि मैं हूं, तो नहीं चलेगा। इंडिया की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड की, पंजाबी फिल्में, उन्हें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बड़ी व्यूअरशिप है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? नहीं, बहुत अच्छी बात है ये तो। अगर आपकी फिल्म विदेशों में भी देखी जाती है, हर जगह देखी जाती है, और पाकिस्तान तो हमारा भाई है छोटा, हम अगर हमारे कोई भी भाई बहन देखते हैं तो ये तो हमारे लिए फख्र की बात है। और हमारे जितने बहुत ज्यादा हर देश में फैन होंगे तो अच्छा होगा। बांग्लादेश में तो जाकर के मुझे एक फिल्म करने का मौका मिला। बांग्लादेश में एक लीड रोल मैंने किया था, फागुन हवाई करके,
बांग्ला में थी वो फिल्म, लेकिन मेरा रोल जो था वो पाकिस्तानी एक करेक्टर का था और हिंदी में था, मतलब उर्दू में था। तो बड़ा अच्छा अनुभव रहा और बहुत ही काफी अवार्ड जीते उस फिल्म ने। तो वहां भी मेरी काफी फैन फॉलोइंग है बांग्लादेश में, क्योंकि वो फिल्म बहुत हिट हुई थी। तो हर जगह आपकी फैन फॉलोइंग हो, जैसे हम कभी जाते हैं अमेरिका या कभी जाते हैं कनाडा या दुबई या कहीं भी, तो हर जगह ऑस्ट्रेलिया फैन फॉलोइंग थोड़ी बहुत मिल जाती है हर जगह, तो बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब नाटकों की फैन फॉलोइंग मिलती है कि मैंने नाटक देखा था आपका, तब एक अलग अनुभव, एक अलग मजा आता है उसका। पाकिस्तान में भी बहुत सारे फैन हैं आपके, कभी पाकिस्तान आने का इत्तेफाक हुआ? भाई मैंने गुलजार साहब के 4 नाटक किए हैं लिखे हुए, तो हमारे कई बार बना दौरा, और वो भी सियासी कुछ चक्कर के कारण हमारा कैंसिल होता गया। ये बड़ा मसला है, लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, आना चाहते हैं, और गिप्पी गिरेवाल भाई आए थे, उनको बड़ा प्यार मिला, लोगों ने बड़ा वेलकम किया उनका। बहुत सारी फिल्में जो हैं इंडिया की, बॉलीवुड की, पंजाबी की, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर कभी आप आएँ तो हैरान रह जाएंगे जितना प्यार यहाँ पे आपको ये बिल्कुल मैंने बहुत किस्से सुने हैं लाहौर के, कराची के, हर जगह के मुल्तान के हमारे लोग जब वहां गए हैं तो बहुत प्यार मिला है, रियली बहुत प्यार मिला है। और हम इंसान तो इंसान से हमेशा प्यार करता ही है भाई। ये तो पता नहीं राजनीति या सियासत ने कुछ ऐसे कर दिए हैं कि वो प्यार भी नहीं करने देते ढंग से हमें, तो बस थोड़ा सा वही कहीं दुख होता है, और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए हम लोगों को मुर्गा बनाते रहते हैं, बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि जैसे कोरोना ने बता दिया, हर इंसान को एक ना एक दिन मरना है, कोई भरोसा नहीं कब कहाँ टुलक जाए, कब कहाँ टपक जाए, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए हम फोन कर करके आजकल पूछते रहते हैं, हाँ भाई, हाँ तो बस तेरी याद आ रही थी। मैं कहा याद आ रही थी मत बोल, ये पूछ के जिंदा हूं कि नहीं। इसलिए फोन किया है कि हाँ जिंदा हो। तो अभी ऐसा वक्त आ गया है कि फोन करते ही, घंटी बजते ही ऐसा लगता है अरे बाप रे कोई न्यूज तो नहीं आ गई। फेसबुक में, हाँ फेसबुक में फोटो देखते ही लगता है चाहे जन्मदिन हो, बेचारे की शादी हो चाहे, लेकिन ऐसा लगता है कि गया शायद। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जब इंडिया में कोरोना के बहुत सारे केसेस निकल रहे थे, ऑक्सीजन का भी मसला था, तो मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी कि आम लोगों ने बड़ी बेस्ट विशेस, बड़ी दुआएं की, और इंसानों की कदर करनी चाहिए। एक बड़ा अच्छा मैसेज था, ट्विटर पे भी टॉप ट्रेंड रहा पाकिस्तान की तरफ से, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। सर उन्होंने हेल्प भी किया है, और इस वक्त इंडिया को जरूरत भी है। दोनों तरह की बातें चल रही हैं, क्योंकि वाकई में हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है इस वक्त हर अस्पतालों में और हर जगह। तो लेकिन वी विल ओवरकम, देखते हैं अभी हो रहा है, बाहर से भी बहुत मदद आ रही है, बाहर बहुत लोगों ने मदद की है। अभी तक तो पता नहीं क्या बनता है इसका, लेकिन एक बात जो आपने की मुझे बिल्कुल नहीं हुआ कि एक पैगाम कोरोना ने जरूर दे दिया है सबको। सर ये समझने वाले, ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, कटु सत्य है कि इंसान कभी सुधरता नहीं है, जबकि रोज अर्थी जाते हुए देखता है और उसको भी मालूम है कि मैं भी जाऊंगा एक दिन, फिर भी वो पैसा बटोरने में और एक दूसरे को नीचा करने में, दिखाने में, लात मारने में, धोखा देने में, इसमें बिजी रहता है। और उसको पता है एक दिन मरना है, और मरने के बाद आप ये भी पता है कि साला एक पैसा नहीं लेके जा सकते, आप यहां से कपड़ा तक नहीं ले जा सकते। जैसे आए थे नंगे, हाँ जैसे नंगे आए थे वैसे ही नंगे जाएंगे। फिर भी ये जो मारा मारी है पावर की, पैसे की, मतलब बाप रे, हो क्या रह जाएगा सर आपका जाने के बाद? आपके कर्म रह जाएंगे, आपने क्या कितना कर्म किया, अच्छा कितने आपने सेवा की है लोगों की, कितना आपने
अच्छा सोचा है सब वही रह जाना है, आपका नाम रह जाना है। जो अच्छा काम किया होगा वो तो हमेशा जिंदा रहेगा, बल्कि बिल्कुल। आपको जिंदा रखेगा। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और बातचीत की हमारे साथ। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने पाकिस्तानी फैंस को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं क्योंकि एक्टर डायरेक्टर हूं, तो मैं उसी हिसाब से अपनी एक बात बोलना चाहता हूं कि जो भी नई जनरेशन है या नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नंबर एक, सबसे पहले तो एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। जी धोखा देके या शॉर्टकट अपना करके या किसी के पेट पे लात मार के या पीठ के ऊपर पैर रख करके आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। किसी दूसरे की लकीर छोटी मत कीजिए, अपनी लकीर को बड़ा कीजिए ताकि उसकी लकीर अपने आप छोटी हो जाए। तो ये एक अच्छा संदेश है। और दूसरा, अच्छा लिटरेचर पढ़ना और अच्छा सिनेमा देखना। यू आर वेरी लकी कि आज जी यूट्यूब और ये फेसबुक में इतनी सारी चीजें भरी हुई हैं। अगर इसका गलत यूज ना करें, पॉजिटिव यूज करें गूगल का और यूट्यूब का, तो बहुत कुछ अच्छा मटेरियल आपको पढ़ने को और देखने को मिल सकता है। तो इसका यूज कीजिए। और बाकी अच्छी एक्टिंग करने के सिर्फ 3 तरीके हैं जो मेरे गुरु जी सत्यदेव दुबे जी ने बताया था। 3 ही तरीके जी हैं अच्छी एक्टिंग के। नंबर 1 प्रैक्टिस, नंबर 2 जी प्रैक्टिस, नंबर 3 प्रैक्टिस। क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ करके हम एक्टिंग करने की कोशिश करेंगे तो सूडो इंटेलेक्चुअल हो जाएंगे, जो वाह कि वाह, एक्टर के लिए बहुत घातक है। तो मेरी बहुत गुजारिश यही है कि जो पढ़ें उसको क्रियाकलाप में भी, बॉडीली भी करते चलें। क्योंकि आंगिक जो अंगों से, शरीर से है, वाचिक जो शब्दों से है, और आहार्य जो मेकअप से, कपड़ों से है, और इसके अलावा एक चीज और है, सात्विक, जी मतलब आत्मा से। वो जी सात्विक जरूरी है सबसे। अगर वो नहीं है तो बाकी तीनों बेकार हैं। तो मेरी सबसे यही गुजारिश है कि सात्विक, आत्मिक, आत्मिक मतलब इंटरनल, अंतरात्मा से एक्टिंग करने की फीलिंग्स के साथ वाह, कोशिश करें। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत बात यशपाल शर्मा जी। बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया आज, और ये यकीनन हमारे लिए भी बड़े एजाज़ की बात है। बड़ी अच्छी बातें सुनने का मौका मिला। भाई, मैं अपनी तरफ से और पूरे इंडिया की तरफ से पूरे पाकिस्तान को बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं अच्छे भविष्य के लिए। और इस कोरोना से जल्दी ही छुट्टी पाने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मेरी बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू ऑल। इंशाअल्लाह। थैंक यू सो मच।